नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अभी भी यानी मार्च महीने का पहला हफ्ता ख़त्म हो गया है, फिर भी इंडी अलायंस के किसी भी राज्य में एक आध दो होगा, पंजाब हो या गुजरात, आप और कांग्रेस या और कहीं यूपी में, बाकी राज्यों में इंडी अलायंस का सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार आज तक तय नहीं किए, ना के नाम फिक्स हो गए। इस बीच में अचानक बीजेपी ने 2 या 3 मार्च को 195 उम्मीदवार की घोषणा कर दी। और महाराष्ट्र में आपको मालूम है, महाराष्ट्र में सब पार्टियां जो है उनका बंटवारा हो गया, पार्टियों का बंटवारा हो गया। बीजेपी के साथ शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ शिवसेना भी है, एनसीपी भी है। इसका कारण एनसीपी और शिवसेना ये पार्टियां टूट गई है, उनका 2 धड़े में बंटवारा हो गया। तो एक गुट जो है वो बीजेपी के साथ है और दूसरा गुट कांग्रेस के साथ है। और इसलिए पिछले चुनाव में किसने कितनी सीटें जीती थी, कौन सी सीटें जीत ली थी, उस पर दावा करना ये टूटी हुई पार्टियों को बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी कारण से सीट का बंटवारा यहाँ का हो या वहाँ का हो, ये एक बड़ा पेच बन गया। अब शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुट था, उसको चुनाव आयोग ने और विधानसभा अध्यक्ष ने असली शिवसेना घोषित कर दिया। उसी तरह से शरद पवार की स्थापित पार्टी जो थी एनसीपी, उसका भी 2 धड़ों में बंटवारा हो गया था। तो अजित दादा पवार की जो पार्टी थी या गुट था, उसको चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष ने असली पार्टी घोषित किया। अब उनका मामला जो है वो कोर्ट में पड़ा है, लेकिन बीच में जब चुनाव आया है तो टूटा हुआ या बिखरा हुआ या जो छोटा गुट है, इसके लिए नया नाम और नया चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दे दिया है। अब बात ये हो गई है कि कांग्रेस टूटी तो नहीं है। एक ठीक है, अशोक चौहान हो, मुरली देवरा हो, 2-3 नेता यहाँ के वहाँ गए, लेकिन एमएलए या एमपी इनमें टूट हुई नहीं। कांग्रेस का तो एक ही एमपी था, उसका भी देहांत हो गया। तो 48 में से कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं है। एनसीपी के देखो तो एक एमएलए शायद सुनील तटकरे जो है वो अजित दादा के साथ गए, बाकी 3 एमपी, 4 में से 3 एमपी शरद पवार के साथ बचे। 45 में से 54 में से 42 एमएलए अजित दादा के साथ चले गए। 1 दर्जन 12 एमएलए शरद पवार, सुप्रिया सुळे के साथ बचे। तो जब दावा किया जाता है तो आप पिछले चुनाव में कितनी सीटें लड़े थे, इस पर दावा नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 नंबर पर या 2 नंबर पर जहां आपको वोट मिले हैं, उसी सीट पर आप दावा कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात यह है कि एक ही गुट में आए हुए जो लोग हैं, अब शिवसेना हो और अजित दादा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित दादा की एनसीपी, इनमें लोकसभा का बंटवारा करना है। तो एक अजीब बात ये हो जाती है कि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे कि एक जीत गया, एक हार गया, और दोनों आज बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए में शामिल है। तो ऐसी जगह का बंटवारा किसको करे। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों पार्टी टूटी है, उनका जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा किसी एक गुट के साथ तो आया नहीं है। इसलिए जो पेच एनडीए या महाविकास आघाड़ी में बना है, इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी में बना, बिल्कुल वही पेच महायुति में यानी एनडीए गठबंधन जो महाराष्ट्र में है उसमें भी बना। क्योंकि शिवसेना के 18 एमपी चुनकर आए थे, जब वो
बीजेपी के साथ एनडीए में थी, तो उसमें से 13 एमपी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, क्योंकि उनको डर था कि हम महाविकास आघाड़ी के नाम पर फिर से लोकसभा में चुनकर नहीं आएंगे। हम मोदी के चेहरे पर 2 बार चुनकर आए, तो फिर से अगर लोकसभा तक पहुंचना है तो हमें मोदी का चेहरा और मोदी की लीडरशिप चाहिए, बीजेपी का साथ चाहिए। इसीलिए पहले एकनाथ शिंदे एमएलए लेकर निकल गए और 2-3 महीने बाद एमपीज भी 18 में से 12 एमपी एकनाथ शिंदे के पास चले गए, उद्धव का साथ छोड़कर। तो मामला ये है कि 48 सीटें जो महाराष्ट्र की है, इसका बंटवारा एनडीए वाले कैसे करेंगे और इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी कैसे करेगी। दावे जोर जोर से पहले से चालू है, बहुत सारे दावे हो चुके हैं। जितने दावे इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी में रोज के रोज नाना पटोले हो या संजय राउत हो, ऐसे लोग करते थे, उतनी दावेदारी महायुति में या एनडीए में नहीं हुई। हाँ, एक बात अजित दादा हो, एकनाथ शिंदे हो या फडणवीस हो, एक ही बात बोलते रहे कि हमको मोदी को प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाना है। इसलिए जो कोई उम्मीदवार तय होगा वो एनडीए का होगा, महायुति का होगा, और उसके लिए पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे और 48 में से 45 एमपी महाराष्ट्र में चुनकर लाएंगे। यही बात बोलते रहे, लेकिन छुटपुट कोई नेता प्रवक्ता है वो बोलता था नहीं 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 बीजेपी को 30-35 सीटें चाहिए, कोई बोलता था बीजेपी ने 23 जगह पर अपने क्या बोलते हैं उसको प्रभारी नियुक्त किए है, ये सब चलता रहा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर सीटें 48 है और उसका ही बंटवारा होना है तो किसी को उसमें से बलिदान देना होगा, त्याग करना होगा। और एक बात साफ है कि बीजेपी अगर 370 से 400 ये दावा कर रही है तो महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें एनडीए के नाम पर जीतना और बीजेपी के नाम पर जीतना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा सीटें जीतनी है तो ज़्यादा सीटें लड़ाने भी पड़ेगी, उम्मीदवार ज़्यादा खड़े करने पड़ेंगे। और यही बात अगर एनडीए अपने दोस्तों को यानी एकनाथ शिंदे और अजित दादा को पटा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो सीट का बंटवारा आसान बन सकता है। उसका फॉर्मूला भी सामने बार बार अलग अलग तरीके से आ गया कि कोई बोलता है 30, 10 और 8, कोई बोलता, अलग अलग फॉर्मूले आए, लेकिन इसकी जाहिर चर्चा नहीं हुई, पब्लिकली चर्चा नहीं हुई। जो चर्चा इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के अंदर उन मामले बाहर आते रहे। अब देखिए, अभी भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, प्रकाश आंबेडकर अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी लेकर इंडिया अलायंस में यानी महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन आज तक सीट बंटवारे की मीटिंग में उनको साथ ही नहीं लिया गया। उनसे प्रस्ताव मांगे गए, लेकिन उनको उस चर्चा में शामिल नहीं किया गया था। वो बहुत गुस्से में और पब्लिकली आघाड़ी के खिलाफ बोलते भी है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते, पवार एनसीपी के खिलाफ बोलते, प्रकाश आंबेडकर। तो ये मामला वहाँ भी फंसा है और यहाँ भी फंसा ऐसा लगता था। लेकिन 2 दिन के दौरे पर अमित शाह महाराष्ट्र में आ गए, मराठवाड़ा में उनका कुछ प्रोग्राम था, वो करके वो मुंबई पहुँचे और मुंबई में आते आते उन्होंने एकनाथ शिंदे और फडणवीस के साथ एक मीटिंग की, फिर अजित दादा फडणवीस के साथ मीटिंग कर दी, फिर सिर्फ बीजेपी वालों के साथ मीटिंग कर दी, फडणवीस, शेलार वगैरह वगैरह, और बाद में अमित शाह निकल गए। उसके बाद जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो सीधा साधा और साफ है कि 48 में से ज़्यादा सीटें बीजेपी ही लड़ेगी। अब खाते में देखो तो 13 एमपी एकनाथ शिंदे के पास है जो उनकी शिवसेना है, और सिर्फ 1 एमपी अजित दादा के पास है।
लेकिन दावे तो वो बोलते हैं कि हमको कम से कम 8 चाहिए। अजीत दादा की पार्टी है, वो लोग 8 सीटों पर दावा कर रहे। एकनाथ शिंदे के पार्टी के लीडर जो है वो 15 या 18 सीटों पर दावा कर रहे। तो दावे करना ठीक है, लेकिन जब असली चुनाव सामने आता है तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बीजेपी के साथ आए हुए जो 2 गुट है उनको पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला है, लेकिन क्या उनका ओरिजिनल लीडर उनके साथ है? बिल्कुल नहीं है। शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे नहीं है और एनसीपी के साथ शरद पवार नहीं है। और आज तक ये दोनों पार्टियां, आज जिसका नाम और चुनाव चिन्ह दोनों नेताओं को मिला है, उन दोनों नेताओं ने कभी पार्टी का सबसे बड़ा हाईकमांड वाला नेता बनकर चुनाव नहीं लड़ा था। वो अपना अपना चुनाव लड़े हैं, बाकी सारे लोगों के लिए उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन पार्टी के सब डिसीजन लेने वाला सर्वोच्च नेता आज तक कभी भी किसी भी चुनाव में ना एकनाथ शिंदे थे ना अजीत दादा थे। तो बात साफ है, आज भी वो पहली बार किसी चुनाव में अपनी पार्टी का सबसे बड़ा अंतिम नेता होकर चुनाव के सामने जा रहे। तो इसलिए पहले चुनाव में अमित शाह जैसा चाणक्य उनके साथ रहता है तो उनका फायदा पक्का है। तो ज़्यादा सीटें लड़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा हारने के बजाय कम से कम सीटें लड़े और उसमें से ज़्यादा सीटें चुन कर लाए, ये उनके लिए फायदेमंद होगा। अब उद्धव और एकनाथ ये 2 धड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो उसमें अगर उद्धव के लिए 1-2 एमपी चुनकर लाना भी मुश्किल है, ऐसे वक्त में अगर 6 या 8 एमपी भी एकनाथ शिंदे चुनकर लाते हैं तो अगले समय में, भविष्य में पूरी की पूरी शिवसेना, वो आज भी उद्धव के साथ जो लोग हैं वो भागते भागते एकनाथ शिंदे के पास आ जाएंगे। क्योंकि एनसीपी हो या शिवसेना हो, ये पार्टियां टूटने के बाद ये पहला चुनाव होने वाला है। तो चुनाव आयोग या विधानसभा के अध्यक्ष किसको पार्टी मानते, वो बात छोड़ दो, जनता किसको शिवसेना मानती है और मतदाता किसको असली एनसीपी मानते हैं, इसका फैसला इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है। अगर शरद पवार को इंडिया अलायंस में रहकर या महाविकास आघाड़ी में रहकर जितने वोट मिलते हैं उससे भी ज़्यादा वोट कम सीटों पर या जितने लड़े उसमें से पवार से ज़्यादा अगर भतीजा ज़्यादा वोट लाता है और ज़्यादा सीट चुनकर लाता है तो शरद पवार के साथ बचे कुचे जो निष्ठावान कट्टर पवार समर्थक है वो भी अजीत दादा के पास दौड़े दौड़े आ जाएंगे। और वही बात उद्धव के साथ जो निष्ठावान बचे उनके बारे में भी सच है। अगर चुनाव में जनता एकनाथ शिंदे को ग्रीन सिग्नल देती है, हरी झंडी दिखाती है और उनके अजीत दादा और एकनाथ शिंदे के 4-8 जो कुछ चुनकर आएंगे तो उनका भविष्य में बहुत बड़ा फायदा है। और इतने 2 या 4 या 6 या 8 एमपी चुनकर लाना शरद पवार के लिए मुश्किल है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है। लेकिन बीजेपी में अमित शाह और मोदी अपने साथ होगा तो एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के लिए ये बात आसान बन जाती है, बिल्कुल आसान बन जाती है। और दूसरी बात एक ध्यान में रखना चाहिए, ये दोनों नेता स्टेट लेवल के, राज्य के नेता है, राज्य स्तर के नेता है और उनको राज्य की ही राजनीति करनी है। तो उनको 6 महीने के बाद आने वाली विधानसभा में ज़्यादा सीटें दी जाएगी, लेकिन लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ही लड़ेगी। हाँ, कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करके एकनाथ शिंदे या अजीत दादा के उम्मीदवार को भी कमल चिन्ह पर लड़ाया जा सकता है। और एक बात, अमित शाह की ताकत आज इतनी है पार्टी में और अलायंस में कि वो तय करते हैं तो करके दिखाते हैं
ये जो भरोसा है, इस भरोसे पर अपना भविष्य आगे लेके जाने के लिए एकनाथ शिंदे और अजित दादा अमित शाह की बात मान सकते हैं। तो जो फॉर्मूला कुछ घंटों में मुंबई में आते आते अमित शाह ने बनाया है, उस पर दिल्ली में चर्चा होगी और 1-2 दिन में वो फॉर्मूला लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे जो खबर मिली है कि 30 से ज़्यादा सीटें बीजेपी लड़ाएंगी और 18, 16 या 14 सीटें दोस्त यानी अजित दादा और एकनाथ शिंदे को दे दिया जा सकता है। और ये मानेंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक सीधा तरीका है। यही बात यूपी में अमित शाह ने करके दिखाई है, बीजेपी ने करके दिखाई है। राजभर की जो निषाद पार्टी है उनको साथ में लिया, लेकिन लोकसभा का एक भी टिकट नहीं दिया है। लेकिन साथ में रहे तो उनके एमएलए एनडीए से चुनकर आए। राजभर को अभी अभी मिनिस्टर बनाया गया है। तो आपके लिए महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री मिल सकती है, लेकिन लोकसभा की सीटें हमने, अगर बीजेपी ने ये दोनों पार्टियों को जोड़कर भी जितने एमएलए होते उससे भी ज़्यादा एमएलए होकर भी कम से कम मिनिस्टर, आधे मिनिस्टर लिए, तो अगर बीजेपी राज्य में त्याग करती है सत्ता का और कम सीटें लेती है, कम मिनिस्ट्री लेती है, तो लोकसभा में वही त्याग दोस्त बन के आपको करना पड़ेगा। ये अमित शाह बिल्कुल सच्ची और अच्छे ढंग से कन्विंस कर सकते हैं और यही हुआ होगा। जो बात आसान लगती है वो इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आप सही तर्क पेश करेंगे कि हमको सेंट्रल में गवर्नमेंट बनानी है, हमको सेंट्रल की राजनीति करनी है और आपको महाराष्ट्र छोड़कर और कहीं राजनीति नहीं करनी है, तो महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, आपको ज़्यादा सीटें दी जाएगी विधानसभा की। लेकिन लोकसभा में बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ाएंगी और ये मानने के सिवा दूसरा कोई चारा एकनाथ शिंदे या अजित दादा के सामने नहीं है। ना तो वापस वो शरद पवार या उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, जो सत्ता आज भी है अगले 6 महीने रहेगी, वो डुबाकर वो वापस महाविकास आघाड़ी में नहीं जा सकते। तो ये बात साफ है कि सीट का बंटवारा महाराष्ट्र में पेच बन गया, ऐसे जो लोग मानते हैं वो गलत है। क्योंकि सबसे बड़ा तुरुप का हुक्म का पत्ता अमित शाह के हाथ में है कि हमारे साथ रहोगे तो सीटें कम देते हैं, 8 सीटें देंगे, लेकिन 8 में से 8 की 8 जीतने की पूरी ताकत हम आपके पीछे खड़े कर देंगे। अजित दादा को 4 ही सीटें दी जाएगी या 6 सीटें दी जाएगी, तो 4 में से 4-5 सीटें चुनकर आएगी। तो वहाँ अगर अजित दादा 4 से 5 सीटें चुनकर लाते हैं तो वो शरद पवार के लिए बड़ा डिफीट होगा, क्योंकि पवार अकेले पूरी पार्टी साथ होकर भी 4 से ज़्यादा सीटें चुनकर नहीं लाए थे। अगर अजित दादा टूटने के बाद भी 4 सीटें लोकसभा में चुनकर लाते तो वो बड़े होंगे। वही बात एकनाथ शिंदे की है, उनको एक साथ लोकसभा भी लड़ना है और दूसरी तरफ अपनी ओरिजिनल पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है उनसे भी लड़ना है। तो उनको एक बात चुनाव में सिद्ध करनी है कि भाई हम ओरिजिनल पार्टी के नेता से भी अधिक ताकतवर है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने बलबूते पर जो नहीं कर सकते वो हमने करके दिखाया, एकनाथ शिंदे और अजित दादा ने। और यही बात शायद अमित शाह ने दोनों को पटाई है, समझाई है, और इसलिए मैंने जो सुना है वो फॉर्मूला ऐसे बनता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 30 से ज़्यादा सीटें लड़ेगी। अंदाज़ा ये है कि 32 या 34 सीटों तक जा सकती है बीजेपी, और बचे हुए 14 या 16 सीटें जो है वो 8-6 या 10-6 इस ढंग से एकनाथ शिंदे और इनमें इसका बंटवारा हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस
उद्धव ठाकरे या शरद पवार को सीटें जीतने की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन जब अमित शाह बोलते कि सीटें कम होगी लेकिन चुनकर आने वाली होगी, तो उसकी गारंटी मायने रखती है। और ये समझने वाले अजित दादा भी है, एकनाथ शिंदे भी है। इसलिए सीटें कम मिली इसका मजाक होगा, लेकिन जिस दिन लोकसभा की मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे, उस दिन शिंदे और अजित दादा की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, लेकिन गारंटी का मतलब क्या होता है ये भी महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों को पता चलेगा। अमित शाह की गारंटी का मतलब क्या होता है ये पता चलेगा। इसलिए दिखाई ऐसा देगा कि अरे एकनाथ शिंदे और अजित दादा ने चुपचाप कम सीटों पर सौदा मान लिया, तो उसका कारण समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।